नमस्कार, मैं योगेश राणा। एक कहावत है, माया मिली न राम। यह कहावत महाराष्ट्र में बीजेपी को लेकर सटीक साबित हो सकती है आने वाले कुछ समय में, क्योंकि एकनाथ शिंदे बीजेपी के लिए बड़ी चिंता बनते हुए साफ साफ दिख रहे हैं। आप केवल 3 सिचुएशन पर ही गौर कर लीजिए। पहली बात, पिछले महीने की जून की 13 तारीख की बात है। महाराष्ट्र के सभी प्रमुख अखबारों में फुल पेज विज्ञापन छपा था। इसमें एक सर्वे के हवाले से बताया गया कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के मुकाबले एकनाथ शिंदे ज़्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री है। इस विज्ञापन में फडणवीस की कोई तस्वीर नहीं थी। इस विज्ञापन में नरेंद्र मोदी के साथ एकनाथ शिंदे की तस्वीर थी और विज्ञापन की टैगलाइन थी, देश के लिए मोदी और महाराष्ट्र के लिए शिंदे। यानी एक बात तो यह साबित होती है कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे देवेंद्र फडणवीस को निपटाने की दिशा में कदम बढ़ा चुके थे। अब दूसरी बात, एकनाथ शिंदे 39 विधायकों के साथ बीजेपी में आए। शिंदे ने कानूनी प्रक्रिया के तहत शिवसेना को हथिया लिया, लेकिन पिछले साल अक्टूबर में अंधेरी ईस्ट के उपचुनाव में बीजेपी को अपना उम्मीदवार वापस लेना पड़ गया, क्योंकि जीत की उम्मीद नहीं बन पा रही थी। इस चुनाव में उद्धव ठाकरे का गुट जीत गया। इतना ही नहीं, इसी साल फरवरी में एमवीए ने विधान परिषद चुनाव में 5 में से 3 सीटें जीत ली। शिंदे और बीजेपी कुछ नहीं कर पाए। इतना ही नहीं, इनमें से 2 सीटें तो वहां पर मौजूद थी जहां पर आरएसएस और देवेंद्र फडणवीस का बड़ा प्रभाव है, गढ़ है। जो बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। महाराष्ट्र सरकार प्रदेश में 200 नगर पालिका और 23 नगर निगमों के चुनाव को 1 साल से टाल रही है और माना जा रहा है कि हार के डर से ऐसा किया जा रहा है। इन तथ्यों से साबित होता है कि एकनाथ शिंदे अपने साथ 39 शिवसेना के विधायक तो ले आए, लेकिन वो शिवसेना का वोट नहीं ला सके। इसको प्रमाणित एक सर्वे भी करता है। महाराष्ट्र के प्रमुख मीडिया हाउस सकाल टाइम्स ने मई में विधानसभा चुनाव को लेकर एक सर्वे कराया। इस सर्वे में एनडीए महाविकास आघाड़ी के मुकाबले 8% वोटों से पीछे दिखाई गई। आप इंटरनेट पर जाकर इस सर्वे को विस्तार से देख और समझ सकते हैं, लेकिन 8% वोट से पीछे होना यह बहुत ही बड़ी बात है। अब आप खुद ही सोचिए, एकनाथ शिंदे बीजेपी को उस वक्त डबल क्रॉस कर रहे थे जब बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, यानी वो बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी है। राजनीति में महत्वाकांक्षी होना बहुत गलत बात नहीं है, लेकिन डबल क्रॉस करना तो कहीं भी सही बात नहीं है। अब बीजेपी के पास अजीत पवार आ गए हैं और बीजेपी की प्राथमिकता शिंदे नहीं अजीत पवार हो गए हैं, तो आप खुद ही सोचिए, क्या शिंदे इतनी आसानी से शांत बैठने वाले? भले ही उनकी विधायकी ही क्यों ना चिंता में पड़ जाए, चली जाए। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एकनाथ शिंदे सहित सभी विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष की ओर से नोटिस जारी हो गया है और माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को कंट्रोल करने के लिए बीजेपी के पास अब यह एक आखिरी हथियार बचा है। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर बीजेपी के विधायक है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नार्वेकर को ही मुख्यमंत्री शिंदे और उनके 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेना है। राहुल नार्वेकर 10 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर शिंदे समेत 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला सुनाएंगे और माना जा रहा है कि बाकी विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाना तय है। इसके बाद शिंदे को इस्तीफा देना मजबूरी हो जाएगी, जिससे मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी और इसके बाद अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। यह अटकलें लगाई जा रही है जो कि सही साबित हो सकती है। अब आप एक अन्य सिचुएशन पर भी गौर कीजिए। इसकी क्या गारंटी है कि शिंदे बीजेपी के लिए जीरो साबित हो गए और अजीत पवार आने वाले समय में हीरो साबित हो जाएंगे? अभी एक सर्वे आया है। यह सर्वे एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने किया है। इस सर्वे में जनता से सवाल किया गया था कि एनसीपी का असली प्रमुख कौन है। इस पर 66% लोगों ने कहा कि एनसीपी शरद पवार की है, शरद पवार एनसीपी के असली प्रमुख है, जबकि 25% लोगों ने माना कि अजीत पवार एनसीपी के असली प्रमुख है। 9% ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं है। यानी तस्वीर यह बन रही है कि लोग मानते हैं एनसीपी शरद पवार की ही है। अब अजीत पवार कानूनी तौर पर एनसीपी को हथिया पाएंगे या नहीं हथिया पाएंगे, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन यह तय है कि जैसे उद्धव ठाकरे के साथ शिवसैनिकों की सिंपैथी थी, उसी तरीके से शरद पवार के साथ मराठा समाज की सिंपैथी धीरे धीरे बन रही है। क्योंकि राजनीति में कुछ बड़े विषय ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे प्रभाव दिखाते हैं। एक परसेप्शन धीरे धीरे ही बनता है और एक परसेप्शन धीरे धीरे बन रहा है
और वो यह कि अजीत पवार ने महत्वाकांक्षा के कारण एनसीपी नहीं तोड़ी है, जेल जाने के भय से एनसीपी तोड़ी है। लोगों को लगता है कि अजीत पवार को एक न एक दिन जेल जाना पड़ सकता था और इससे बचने का एक ही तरीका हो सकता था, बीजेपी के पाले में जाना। और बीजेपी को इस समय उनकी जरूरत भी थी, क्योंकि शिंदे बीजेपी के लिए उतने फायदेमंद साबित होते हुए नहीं दिख रहे थे जितने बीजेपी को जरूरत है। और महाविकास आघाड़ी का गठबंधन बीजेपी पर भारी पड़ सकता था। इसीलिए मेरा मानना है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए पिछले 4 साल से चला आ रहा चिंता का दौर अभी तो समाप्त होता हुआ दिख नहीं रहा है, बल्कि हो सकता है आने वाले समय में ये कुछ बढ़ ही जाए। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।